Hello and welcome to all my students. I am Dr. Rohit Pratap Singh and I am going to teach you the complete biology for class 11th, 12th and NEET examination. So here we start the second book of NCERT, that is 12th NCERT's first unit, reproduction. Reproduction is very important unit for examination point of view. Here we start the first chapter of this unit, that is reproduction in organism. Look, in this unit there are 4 chapters: reproduction in organism, reproduction in flowering plant, human reproduction and reproductive health. So first chapter is reproduction in organism. This is very basic chapter. ये पूरे आपको बेस समझाता है आगे आने वाले चैप्टर्स के बारे में. तो आज हम लोग इसको देखते हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को, इस चैप्टर को आज हम पढ़ते हैं. तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर पढ़ने में सबसे पहले हम जानना चाहते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया हमको मिल जाए रिप्रोडक्शन के बारे में. रिप्रोडक्शन के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा सा आइडिया लेते हैं व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या है? It is biological process in which the organism produce young ones, माने कि offspring, माने कि बच्चे, which is more or less similar to the parent. यहाँ पे सर देखिए more or less similar to the parent. इसको ध्यान रखिएगा, हम डिस्कस करेंगे इसको बाद में. तो more or less similar to the parent यानी कि ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है. इसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म यंग वंस को प्रोड्यूस करता है और ये यंग वंस या तो पेरेंट के बिल्कुल सिमिलर होते हैं या इसमें थोड़ा बहुत डिसिमिलरिटी पाई जाती है. जो ये यंग वंस हैं ये ग्रो करते हैं, मैच्योर होते हैं और उसके बाद फिर से रिप्रोड्यूस करके यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं. एक साइकिल बनती है जिसको हम साइकिल ऑफ लाइफ भी बोलते हैं. देखिए सर, लाइफ को चलते रहने के लिए, साइकिल को चलते रहने के लिए इंडिविजुअल का पैदा होना बहुत ज़रूरी है. फिर वो ग्रो करता है, मैच्योर करता है और वापस से वो इंडिविजुअल जो कभी ऑफस्प्रिंग था वो आगे चल के रिप्रोड्यूस करता है. इससे कॉन्टिन्यूटी स्पीशीज़ की बनी रहती है. किसमें? बायोस्फीयर में. अब ये कॉन्टिन्यूटी कैसे बनी रहती है स्पीशीज़ की बायोस्फीयर में? तो एक एग्जाम्पल समझिए. जैसे एक डॉग की हम लाइफ स्पैन की बात कर लेते हैं, डॉग की उम्र कितनी होती है. तो बायोलॉजिकली डॉग की 20 to 25 ईयर्स उसकी लाइफ साइकिल होती है, उसकी उम्र होती है. अब अगर आज से कोई भी डॉग रिप्रोड्यूस ना करे, डॉग्स में रिप्रोडक्शन बंद हो जाए आज से, तो आने वाले 25 साल के बाद में हमें डॉग देखने को नहीं मिलेगा. तो बायोस्फीयर में किसी भी स्पीशीज़ को एग्जिस्ट करने के लिए, उसकी एग्जिस्टेंस को मेंटेन रखने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कंटिन्यूटी बनी रहती है स्पीशीज़ की बायोस्फीयर में. तो ये रिप्रोडक्शन का छोटा सा आइडिया था. आगे हम रिप्रोडक्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे रिप्रोडक्शन का मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दिया. इसमें सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, जहाँ से ये आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो. तो आइए पढ़ते हैं. तो सबसे पहला टॉपिक है यहाँ पे लाइफ स्पैन. अब लाइफ स्पैन का मतलब क्या होता है? लाइफ स्पैन का मतलब होता है जीवन काल. लाइफ स्पैन का मतलब होता है जीवन काल, यानी कि इट इज पीरियड बिटवीन बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म. कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, उसकी बर्थ हुई और उसकी बर्थ से लेकर उसके नेचुरल डेथ तक के बीच का जो पीरियड होता है उसको हम लाइफ स्पैन बोलते हैं. यहाँ पे नेचुरल डेथ मैंने वर्ड यूज़ किया है. नेचुरल डेथ वो डेथ होती है जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी पूरी लाइफ
जीने के बाद में अपने आप से मरता है उसको हम नेचुरल डेथ बोलते हैं। अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म की ऐसे डेथ हो जाए रोड पे या एक्सीडेंट में डेथ हो जाए उसको हम नेचुरल डेथ नहीं बोलते हैं स्टूडेंट, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद में लाइफ स्पैन हम जान गए कि ये एक टाइम पीरियड है बिटवीन बर्थ टू नेचुरल डेथ। आगे जानते हैं, अगर हम बात करें किसी भी ऑर्गेनिज्म के बर्थ की और नेचुरल डेथ की, तो इस लाइफ स्पैन में बहुत सारी फेजेस पाई जाती हैं स्टूडेंट्स। कौन सी फेजेस? नंबर 1 फेजेस है जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल एक इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब होता है यंग वंस। तो सबसे पहली फेज है जुवेनाइल फेज, उसके बाद की फेज है प्री रिप्रोडक्टिव फेज। मतलब उसके बाद की फेज नहीं, ये जुवेनाइल फेज का दूसरा नाम है प्री रिप्रोडक्टिव फेज। इसी का तीसरा नाम होता है वेजिटेटिव फेज। तो बर्थ के बाद जो पहली स्टेज होती है उसको हम जुवेनाइल फेज बोलते हैं, या हम प्री रिप्रोडक्टिव फेज बोलते हैं, या हम वेजिटेटिव फेज बोलते हैं। यानी कि अगर आम बोलचाल की भाषा में हम समझने की कोशिश करें तो बर्थ के बाद सबसे पहले क्या आता है? बचपना, है ना। तो बर्थ के बाद जो बचपने वाली फेज है, जब हम लोग यंग होते हैं, बच्चे होते हैं, उसको हम जुवेनाइल फेज या प्री रिप्रोडक्टिव फेज या वेजिटेटिव फेज बोल सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट फेज आती है उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। नेक्स्ट फेज को हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज, और इसके बाद जो फेज आती है उसको बोलते हैं सेनेसेंट फेज। इसका दूसरा नाम हो सकता है एजिंग या ओल्ड एज या फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। हमें बायोलॉजी नहीं पता, हमें बायोलॉजी मान लो नहीं पता, तब भी हम ये बात जानते हैं कि सबसे पहले कोई भी ऑर्गेनिज्म पैदा होता है, फिर उसका बचपने वाली फेज आती है, फिर उसकी जवानी वाली फेज आती है, और उसके बाद में बुढ़ापे वाली फेज आती है, और सेनेसेंट फेज लीड्स टू डेथ। और अल्टीमेटली कोई भी ऑर्गेनिज्म बूढ़ा होके मर जाता है। तो सबसे पहली फेज होती है जुवेनाइल फेज, फिर रिप्रोडक्टिव फेज, फिर सेनेसेंट फेज, और उसके बाद में अल्टीमेटली किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। जो जुवेनाइल फेज होती है इसमें ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर करता है अपने आप को फॉर रिप्रोडक्शन। ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट सेल्फ फॉर रिप्रोडक्शन। बचपन वाली फेज में, जुवेनाइल फेज में कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करता। उस समय रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होते हैं, रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो वेल डेवलप नहीं होते, तो ऑर्गेनिज्म अपने आप को प्रिपेयर करता है उस स्टेज में फॉर द पर्पज ऑफ रिप्रोडक्शन। आफ्टर दैट रिप्रोड्यूस करता है, फिर सेनेसेंट फेज आती है, और अल्टीमेटली किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। तो इसको हम लाइफ स्पैन बोलते हैं। बर्थ टू नेचुरल डेथ के बीच का जो पीरियड होता है उसको लाइफ स्पैन बोला, और उसमें सेवरल फेजेस होती हैं जो कि आपके सामने हैं। आगे बात करते हैं इसके बारे में। हम लाइफ स्पैन से कुछ और रिलेटेड बातें हैं उनके बारे में। जो ये लाइफ स्पैन होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म का, इसमें रेंज पाई जाती है। लाइफ स्पैन जो है वो फ्यू डेज टू
थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स का हो सकता है, हमारा लाइफ स्पैन हो सकता है। जैसे मे फ्लाई, तो जो मे फ्लाई होती है, एक फ्लाई होती है जिसका नाम है मे फ्लाई, इसका लाइफ स्पैन 24 आवर्स का होता है, या हम इसे कहें 1 डे का होता है। चूंकि इसका लाइफ स्पैन एक दिन का होता है, इसे 1 डे इंसेक्ट भी बोलते हैं, 1 डे इंसेक्ट भी इसको हम बोलते हैं। उसके बाद में बटरफ्लाई और फ्रूट फ्लाई, इनका लाइफ स्पैन 1 to 2 वीक्स होता है। फिर राइस प्लांट, लाइफ स्पैन 4 to 5 मंथ्स होता है, 4 to 5 मंथ्स होता है। एलिफेंट, लाइफ स्पैन 60 to 90 ईयर्स होता है। बनाना ट्री 25 ईयर्स। उसके बाद में रोज 5 to 7 ईयर्स। टॉर्टवाइज 150 to 200 ईयर्स। क्रो 15 ईयर्स। पैरट 140 ईयर्स। बनियान ट्री 300 to 400 ईयर्स। तो देखिए सर, हमने कुछ यहाँ पे लाइफ स्पैन लिखे हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि लाइफ स्पैन फ्यू डेज टू थाउजेंड्स ऑफ ईयर हो सकता है। तो यहाँ पे मे फ्लाई का 1 डे, बटरफ्लाई और फ्रूट फ्लाई का 1 to 2 वीक्स, राइस प्लांट का 4 to 5 मंथ्स, एलिफेंट का 60 to 90 ईयर, बनाना ट्री का 25 ईयर, रोज का 5 to 7, टॉर्टवाइज का देखिए लाइफ स्पैन 150 to 200 ईयर्स, क्रो का 15 ईयर्स, पैरट का 140 ईयर्स और बनियान ट्री का 300 to 400 ईयर्स। तो यहाँ पे लाइफ स्पैन कुछ दिन से लेकर हजारों सालों तक का हो सकता है। अब जिसके आगे हम लोग अगर बात करें तो पीपल ट्री का लाइफ स्पैन नियरली 1000 ईयर होता है। सिकोया ट्री का लाइफ स्पैन मोर देन 1000 ईयर होता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हमने आपके सामने कुछ लिखे हैं ताकि आप समझ पाएं कि लाइफ स्पैन जो है फ्यू डेज टू थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक का हो सकता है। आगे बात करते हैं। रेंज की बात हो गई है यहां पे हमारी, आपकी आगे बातें होंगी। देखिए सर, लाइफ स्पैन डज नॉट डिपेंड ऑन साइज और शेप ऑफ ऑर्गेनिज्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है सर समझने वाली कि जो लाइफ स्पैन है ये कभी भी ऑर्गेनिज्म के साइज और शेप पे डिपेंड नहीं करता। ऐसा हो सकता है कि जो ऑर्गेनिज्म बहुत छोटा सा हो उसका लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा हो, जो ऑर्गेनिज्म बहुत बड़ा हो उसका लाइफ स्पैन बहुत छोटा सा हो, और ऐसा भी हो सकता है कि इक्वल दिखने वाले सेम साइज के सेम शेप के ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पैन में बहुत बड़ा वेरिएशन हो। जैसे आपके एनसीईआरटी में भी एग्जाम्पल है, मैं भी आपको बताता हूँ कि क्रो, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि क्रो का जो लाइफ स्पैन है वो 15 ईयर्स होता है, जबकि उसी जैसा सेम लगभग साइज का, सेम लगभग शेप का जो पैरट है, तोता जो है, उसका लाइफ स्पैन देखिए सर, उसका लाइफ स्पैन 150 ईयर या 140 ईयर का होता है। नियरली 10 टाइम्स ज़्यादा लाइफ स्पैन है क्रो से पैरट का।
लेकिन साइज़ और शेप की बात करें तो आप सभी लोग जानते हैं कि क्रो और पैरट लगभग साइज़ में और शेप में सेम होते हैं, लेकिन लाइफ स्पैन में बहुत बड़ा वेरिएशन है। तो इसी तरीके से आपके एनसीईआरटी में एक और एग्जाम्पल है जिसमें पीपल ट्री और मैंगो ट्री को कंपेयर किया गया है। तो पीपल ट्री और मैंगो ट्री लगभग जो है सेम होते हैं, लेकिन लाइफ स्पैन में बहुत बड़ा वेरिएशन है। ठीक है ना सर? तो यहाँ पे हम लोग एक बात समझ चुके हैं कि लाइफ स्पैन डज नॉट डिपेंड ऑन साइज एंड शेप ऑफ ऑर्गेनिज्म। साइज और शेप ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि साइज या फिर शेप का, ऑर्गेनिज्म का जो साइज है और शेप है, लाइफ स्पैन उस पर डिपेंड नहीं करता। आगे की बात करते हैं सर। मैंने आपको बोला कि लाइफ स्पैन का मतलब होता है बर्थ टू नेचुरल डेथ तक के बीच का पीरियड। लाइफ स्पैन को किसी भी ऑर्गेनिज्म के बर्थ टू नेचुरल डेथ तक के जो बीच के पीरियड को हम लाइफ स्पैन बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ नो ऑर्गेनिज्म इज इमोर्टल। कोई भी दुनिया में ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जो अमर हो, कोई भी दुनिया में ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जो ना मरे। अरे मैं बोल रहा हूं ना कि लाइफ स्पैन का जो पीरियड है, अरे मैं क्या, आपके एनसीईआरटी बोल रही है कि लाइफ स्पैन का जो मतलब होता है वो पीरियड होता है बर्थ टू नेचुरल डेथ, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जो मरे ना, एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा। ये बात तो सही है कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जो मरे ना, जो पैदा हुआ है वो मरेगा ज़रूर। कोई भी चीज़ इमोर्टल नहीं है, लेकिन सिवाय सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के, जैसे अमीबा जो है वो हम ऐसा कंसीडर करते हैं कि वो कभी भी नहीं मरता। अब ऐसा क्यों कंसीडर करते हैं? इसके पीछे बहुत ही बढ़िया मैकेनिज्म है, थोड़ा दिमाग लगा के समझिए। जैसे ये एक अमीबा है और ये एक पेरेंटल सेल है। ये एक अमीबा है और ये एक पेरेंटल सेल है। जैसे ये एक अमीबा है, ये एक पेरेंटल सेल है, ये पूरी एक पेरेंटल सेल है, जुड़ी हुई है आपस में, ये पूरा एक पेरेंट है। अब ये डिवाइड हो गया, तो इसमें जो पहले वाला पेरेंट था वो कहाँ गया? अरे इसमें से ये वाला पेरेंट है या वो ये वाला पेरेंट है? देखिए सर, ये एक पेरेंट है और ये डिवाइड हुआ। अब जो पहले पेरेंट था वो कहाँ है? क्योंकि ये तो अब डॉटर्स हैं। इसी तरीके से जैसे ये एक पेरेंट है और ये दो में डिवाइड हो गया। अब इस पेरेंट का कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। ये पेरेंट अब दो में डिवाइड हो चुका है, तो ये डॉटर सेल बन गई। अब ये डॉटर सेल आगे वाली जनरेशन के लिए पेरेंट सेल की तरह काम करेंगी और फिर से नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो हर बार जो पेरेंट सेल है उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है, उसका भौतिक अस्तित्व खत्म हो जाता है। इसकी वजह से जो हम अमीबा को या सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को इमोर्टल कंसीडर करते हैं। वैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म इमोर्टल नहीं होता। तो बच्चों, आज हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा है इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने पढ़ा है, जिसमें हमने लाइफ स्पैन पढ़ा। लाइफ स्पैन की हम लोगों ने रेंज पढ़ी, कौन सा ऑर्गेनिज्म इमोर्टल है ये हम लोगों ने पढ़ा, और हमने रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन को थोड़ा सा समझा है। आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको और अच्छी तरीके से और बेहतर तरीके से इस चैप्टर के बारे में आगे ले चलूँगा, आगे आपको ये चैप्टर को पढ़ाऊँगा।
नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शंस के डिफरेंट टाइप्स के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद।